आज का हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड माना जाता है ना, तो ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, तो इसे इतना ज़्यादा हार्ड सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम लोग अपना ऑनलाइन यूट्यूब पे जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत ही इजी मैनर में इसे करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जेनेटिक्स में ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये जिससे डरा जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। सबसे पहले तो बेटा जेनेटिक्स है क्या? द स्टडी ऑफ जीन्स, द स्टडी ऑफ जीन्स is known as जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है क्या? जीन्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स इज नोन एज जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं कि जेनेटिक्स के फादर किसको कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ, बायो में सिर्फ फादर होते हैं ना, मदर नहीं होती बायो में। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज, बोलो, मेंडल साहब, मेंडल साहब। तो जॉर्ज गैमो मेंडल, ठीक है, जॉर्ज मेंडल, यही कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जॉर्ज मेंडल साहब क्या है? हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटा इनका जो बर्थ हुआ था वो 22 जुलाई को हुआ था, ठीक है, 22 जुलाई को हुआ था। इन्होंने 7 साल लगातार काम करा था, 7 इयर्स लगातार काम करा था, फ्रॉम 1856 टू 1863। ये बेटा नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है कि मेंडल साहब ने कितने साल काम करा था। तो मेंडल साहब ने 7 इयर्स तक काम करा था। ये शायद 1822 में बॉर्न हुए थे, है ना, 22 जुलाई 1822। तो 1856 से 1863 तक इन्होंने काम किया था। कितने साल के लिए? 7 इयर्स तक, 7 साल तक काम करा था। कौन से प्लांट को चूज करा था इन्होंने? टी प्लांट को चूज करा था बेटा। किसको चूज करा था? टी प्लांट को। तो मेंडल ने किसको चूज करा था? टी प्लांट को, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में? मेंडल के बारे में। मेंडल का जेनेटिक्स में बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं मान लूँ आज जेनेटिक्स किसी की वजह से है तो मेंडल साहब की वजह से। तो मेंडल साहब का हमें थैंकफुल होना चाहिए। मेंडल साहब ने पहली बार किसी बायोलॉजिकल कंसेप्ट को मैथमेटिकल तरीके से समझाया, ठीक है। पेशे से कोई साइंटिस्ट नहीं थे, पेशे से ये एक चर्च के पादरी थे, यानी फादर थे। लेकिन एकदम से कभी भी होता है ना कि ऊपर वाले से आती है एकदम कि ये काम करना है, तो वैसे ही एकदम से इनके अंदर आया कि भाई मैं तो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करूँगा कि ये पी प्लांट कोई टॉल क्यों होता है, कोई ड्वार्फ क्यों होता है, किसी के अंदर येलो सीड क्यों आती है, किसी के अंदर ग्रीन सीड क्यों आती है। तो ये क्वेश्चन इनके दिमाग में उठा और इन्होंने उसी दिन से सनक चढ़ गई इनके दिमाग में और इन्होंने उसी दिन से एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए किसके ऊपर? जेनेटिक्स के ऊपर। और बहुत सारे रूल लिख डाले, है ना। तो उन्हीं को हम कहते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो इन्होंने बहुत सारे लॉ दिए उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? व्हाट इज इनहेरिटेंस? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, the transfer of character from one generation to another generation is known as inheritance, ठीक है। तो एक कहावत सुनी होगी, लाइक बिगेट्स लाइक, कि भाई जो हाथी होता है वो हाथी की तरह दिखता है, जो घोड़ा होता है वो घोड़े की तरह दिखता है, जो इंसान होता है, इंसान का बच्चा होता है वो इंसान की तरह दिखता है, घोड़े का बच्चा घोड़े की तरह दिखता है, हाथी का बच्चा हाथी की तरह दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस यानी ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टर।
जो घोड़ा होता है वो अपने करेक्टर किस में ट्रांसफर कर देता है, अपने बच्चे में ट्रांसफर कर देता है थ्रू दी फैक्टर्स। मेंडल साहब ने कहा कि घोड़े के जो करेक्टर घोड़े के बच्चे में जा रहे हैं वो किसके थ्रू जा रहे हैं, थ्रू दी फैक्टर्स। बाद में पता चला है जो फैक्टर टर्म है इसे हम क्या कहते हैं, जीन्स। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स जाते हैं, है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डीएनए या फिर जीन्स क्या होता है, तो थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं, डीएनए या फिर जीन्स क्या होते हैं। तो ये सब नोट कर लीजिए, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, डीएनए और जीन्स पे, ठीक है। या जैसे एक इंजीनियर होता है ना, उसके पास अगर कोई भी उसे घर बनाना होता है, कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है, तो उस इंजीनियर पे उस घर का एक पर्टिकुलर नक्शा होता है, एक डायरी होती है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि भैया यहाँ पर इतने कमरे बनेंगे, इतने फ्लोर बनेंगे, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें इतने एसी लगेंगे, इतने पंखे लगेंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन किस पे होती है, उस डायरी पे, उस नक्शे पे होती है। इंजीनियर आता है, उस डायरी को पढ़ता है, उस नक्शे को पढ़ता है और उस हिसाब से पूरी बिल्डिंग को डेकोरेट करता है या फिर उस हिसाब से पूरी बिल्डिंग को बनाता है। इसी तरीके से हमारे ऊपर वाले ने, यानी जो हमारे भगवान है ना, उन्होंने क्या करा, हमारी बॉडी में जो सेल दिया, ठीक है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दिया। इस न्यूक्लियस के अंदर एक धागा पड़ा हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं, इस धागे को कहते हैं डीएनए। इस धागे को हम क्या कहते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस डीएनए को हम क्या मान लेते हैं, डायरी। ये हमारी डायरी है। जैसे इंजीनियर के हाथ में एक डायरी थी, वैसे ऊपर वाले ने हमारे सेल में एक डायरी लिख के भेजी। इस डायरी में हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस डायरी में हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आगे जाके हम ह्यूमन बींग्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ब्लैक होंगे या फिर वाइट होंगे, ठीक है। हमारी आई का कलर क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, ठीक है। हमारे अंदर हार्ट किस साइड पर होगा, ठीक है। हमारे लंग्स कैसे होंगे, हमारे हाथ कितने होंगे, ठीक है, और हमारे पैर कितने होंगे। ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन, यानी जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, इन सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन किसमें होगी, इस डायरी में होगी। इसमें होगी इस डायरी में, जिस डायरी का नाम क्या है, डीएनए। ये डायरी किसने भेजी है हमारे अंदर, ऊपर वाले ने। जब एक छोटा सा जायगोट मां के पेट में आता है तो उसके अंदर पहले से ऊपर वाले ने सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी होती है कि आगे जाके बच्चा ये क्या बनेगा, घोड़ा बनेगा, हाथी बनेगा, कुत्ता बनेगा, बैल बनेगा, भैंस बनेगा, जो भी है वो इसके अंदर है, ठीक है। वो काला होगा, गोरा होगा, उसकी आइज का कलर कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन किसमें है, इस डीएनए में, ठीक है। अब देखो यार, जैसे तुम्हें पता है डायरी जो होती है हमारी, तुम्हें पता है डायरी जो होती है हमारी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन, मतलब सारे पेजेस पे इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ पेजेस खाली भी होते हैं। तो जो खाली पेजेस होते हैं उनको ऐसे ही छोड़ दो, और जिस पे इंफॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम मैं तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जीन्स। तो जीन्स क्या है, द फंक्शनल पोर्शन ऑफ द डीएनए इज नोन एज जीन्स। द फंक्शनल पोर्शन of DNA is known as जीन, ठीक है जी। डीएनए का जो यूजफुल पोर्शन होता है जिसमें कैरेक्टर्स की मेन इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीन्स। अब बेटे जो डीएनए होता है बहुत बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लंबा होता है। तो ये कॉइल करके क्या बना देता है बच्चों, ये कॉइल करके बना देता है क्रोमोसोम। क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स। क्या बना देता है बच्चों, क्रोमोसोम्स। तो डीएनए कॉइल टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। डीएनए कॉइल करके क्या बना लेता है बच्चों, क्रोमोसोम बना लेता है। डीएनए कॉइल टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है जी। अब ये जो क्रोमोसोम होता है, हम क्या है, वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारे पास हर क्रोमोसोम की क्या होती है, कॉपी होती है। हमारे पास क्या होती है, हर क्रोमोसोम की क्या होती है बच्चों, कॉपी होती है। वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। हमारे पास हर क्रोमोसोम की क्या होती है, कॉपी होती है। तो अवर क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर। हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स। हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं,
पेयर्स में होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। तो और क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स। ठीक है। और तुम्हें पता है डीएनए के ऊपर क्या होता है? जीन होता है, और यही डीएनए कॉइल करके क्या बना दिया? क्रोमोसोम। तो हमारे पास हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी? 2 कॉपी, 1 1, ऐसे 2 2। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होती है? जीन्स। तो हर जीन्स की कितनी कॉपी होती है? 2 कॉपी। एक जीन यहाँ पर होगा और इसकी कॉपी यहाँ पर होगी। तो हमारे पास जो जीन्स होते हैं वो किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। हमारे पास जो जीन्स होते हैं वो किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये चीज मैं आगे भी अभी बताऊंगा कि द जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर। द जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम्स, ये नोट डाल के बेटा पॉइंट लिख लेना। ये आगे जाके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक पॉइंट भी है अभी जेनेटिक्स में आगे। तो क्रोमोसोम्स एज वेल एज genes occurs in pair। जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जो जीन्स होती हैं वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा? पेयर में होते हैं। द जीन्स एज वेल एज क्रोमोसोम अकर इन पेयर। ये दोनों किसमें होते हैं? पेयर्स में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। वी हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स। हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। ठीक है, अभी जो हाइट है, जो एक कैरेक्टर है, खुद एक क्या है? कैरेक्टर। इस कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग फीचर होते हैं। इस कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल हाइट जो है वो टॉल भी हो सकती है, यानी लंबा बंदा भी हो सकता है, और ड्वार्फ भी हो सकता है। टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। तो कैरेक्टर के 2 डिफरेंट फॉर्म, कैरेक्टर की जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? ट्रेट। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के 2 या 2 से ज्यादा ट्रेट हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के 2 या 2 से ज्यादा ट्रेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट इज एन कैरेक्टर, इसके 2 ट्रेट हैं, ट्रेट 1 एंड ट्रेट 2, ट्रेट 3 4 5 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हाइट के 2 ट्रेट हैं पी प्लांट के अंदर। एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। अब मैंने तुम्हें बोला कि हमारे हर कैरेक्टर के लिए क्या होता है? हमारे सेल के अंदर क्या होता है? जीन। हर कैरेक्टर के लिए क्या होता है? हमारे सेल के अंदर जीन। हमारे हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? जीन होता है। तो कैरेक्टर की 2 डिफरेंट फॉर्म है जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? ट्रेट्स। ऐसे ही जीन्स, मैंने तुम्हें बताया जीन्स क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। तो जीन्स की जो 2 डिफरेंट फॉर्म होती है, जीन्स की जो 2 डिफरेंट फॉर्म होती है उन्हें हम बोलते हैं एलील्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलील्स। टॉल हाइट के लिए कैपिटल टी और स्मॉल हाइट के लिए स्मॉल टी। टॉल हाइट के लिए कैपिटल टी और स्मॉल हाइट के लिए स्मॉल टी। ठीक है, तो एलील्स की डेफिनेशन जान लेते हैं हम कि एलील्स की डेफिनेशन क्या होती है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलील्स? दिस इज द एलील 1 एंड दिस इज द एलील 2। तो डेफिनेशन तुम खुद बताओगे मुझे। एक जीन की जो 2 डिफरेंट फॉर्म है उन्हें हम क्या कहते हैं? एलील। तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी? द slightly different form of a particular gene, the slightly different form of a particular gene is known as allele. The slightly different form of a particular gene is known as एलील। ठीक है, जो एक जीन की थोड़ी सी अलग अलग फॉर्म होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। मैंने तुम्हें बताया था जीन्स अकर इन पेयर, क्योंकि हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, तो हर एक जीन की भी कितनी कॉपी होंगी? 2 कॉपी होंगी। सो दिस इज द कॉपी 1 एंड दिस इज द कॉपी 2। ठीक है जी।
तो हमारी बॉडी में जो फिजिकली ऑब्जर्वेबल फीचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। एंड स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या होता है, एक जीन होता है। एंड स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इज नोन एज एलील्स। ठीक है, तो एलील्स और जीन्स एक दूसरे की जगह तुम यूज कर सकते हो, कभी भी कंफ्यूज मत होना, है ना। कोई बोलता है पेयर ऑफ जीन या फिर कोई बोलता है एलील्स, तो दोनों सेम बात है। ठीक है, अब जितने ज्यादा एक कैरेक्टर की डिफरेंट फॉर्म होगी, फॉर एग्जांपल हाइट की टॉल, ड्वार्फ, मीडियम हाइट, इस तरीके से बहुत सारी हाइट है, तो उसी तरीके से बहुत सारे क्या होंगे, हर एक ट्रेट के लिए एक एलील होगा। जैसे हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, उसी तरीके से हर एक ट्रेट के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर एलील होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या क्या अभी तक, मैंने मेंडल का इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने तुम्हें जीन्स, डीएनए और क्रोमोसोम की डेफिनेशंस बताई। उसके बाद मैंने तुम्हें इस चैप्टर को शुरू कराया। बेसिकली ये चैप्टर यहाँ से शुरू है। इसमें मैंने तुम्हें कैरेक्टर्स बताए और जीन्स बताए। कैरेक्टर्स की डिफरेंट फॉर्म्स को हम ट्रेट कहते हैं और जीन्स की डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलील्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे पढ़ते हैं बेटा। मान लो ये कोई ह्यूमन बीइंग है, इस ह्यूमन बीइंग के पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है, 2 कॉपी। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर है जीन्स, है ना। और हर एक जीन की भी कितनी कॉपी होंगी, 2 कॉपी होंगी। तो अगर किसी पर्टिकुलर जीन की दोनों कॉपी किसी इंडिविजुअल में सेम होती हैं तो उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल इसके पास जो हाइट का जीन है वो क्या है, हाइट के जीन की जो दोनों कॉपी हैं वो क्या है, कैपिटल टी। यानी इसके पास एक पर्टिकुलर जो हाइट का जीन है, जो इसका हाइट का जीन है, उसकी दोनों कॉपी क्या है, सेम है, कैपिटल टी। तो इसी वजह से ये इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। तो द इंडिविजुअल which have same allele for the particular gene is known as, बोलो, homozygous individual। उसे हम क्या बोलते हैं, homozygous individual बोलते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं एक बार heterozygous individual क्या होगा। अगर इस बंदे के अंदर हाइट का एक जीन कैपिटल टी है और दूसरा है स्मॉल टी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर जीन है उसकी दोनों कॉपी क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। और जिसके पास एक पर्टिकुलर जीन की दोनों कॉपी क्या होती है, सेम होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। समझ में आ गया हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में डिफरेंस। ठीक है जी, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में डिफरेंस समझ में आ गया सबको। If both the copy of a particular gene in an individual are same, then the individual is known as homozygous individual. If both the copy of a particular gene are different, then the individual is known as heterozygous individual. या फिर दूसरी तरीके से बोल सकते हो, if allele of particular gene in an individual are same, then it is known as homozygous individual. If alleles of a particular gene in an individual are different, then it is known as heterozygous individual. समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और है ना, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन और है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मैं पहले हिंदी मीनिंग बताता हूँ डोमिनेंट और रिसेसिव का। डोमिनेंट का मतलब होता है जिसकी ज्यादा चले, और रिसेसिव का मतलब होता है जो बेचारा क्या हो, डरपोक हो, जिसकी बिल्कुल भी ना चले, है ना, जिसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल घर में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो होते हैं डोमिनेंट जिनकी बहुत ज्यादा घर में चलती है, और दूसरे तरीके के लोग कौन से होते हैं, रिसेसिव लोग,
जिनकी बिल्कुल भी घर में चलती नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं, रिसेसिव। उसी तरीके से किसी इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर जीन के दो एलील होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ये एक इंडिविजुअल है, इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, दो एलील्स है किसके, हाइट के जीन के, है ना। टी, कैपिटल टी कोड्स फॉर टॉल हाइट एंड स्मॉल टी कोड्स फॉर स्मॉल हाइट यानी ड्वार्फ हाइट। बट ये जो बंदा है ये कैसा है, टॉल, ये कैसा है, टॉल। लेकिन यहाँ पर तो स्मॉल टी भी है, तो इसका कैरेक्टर क्यों नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये रिसेसिव है, ये कैपिटल टी के प्रेजेंस में अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल घर में 5 बंदे हैं, एक पापा है, 3 बच्चे हैं और एक मम्मी है। तो घर में जब पापा होते हैं तो बाकी किसी की नहीं चल पाती, तो पापा सबके ऊपर क्या हो गए, डोमिनेंट। उसी तरीके से यहाँ पर इस इंडिविजुअल के अंदर हाइट के 2 जीन है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, बट स्मॉल टी की यहाँ पर नहीं चल रही, कैपिटल टी की चल रही है। तो जिसकी बात चल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और जिसका ना चल पाए उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। जो अपने कैरेक्टर को शो कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, और जो अपने कैरेक्टर को शो ना कर पाए उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। तो लिखो बेटा, इन एन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, इन एन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, इन एन हेटेरोजाइगस, मैंने बोला था जब दोनों एलील्स डिफरेंट हो किसी पर्टिकुलर जीन के तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। तो इन एन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल the allele which is able to express his character, जो प्लांट है वो क्या है, टॉल है, the allele which is able to express his character is known as dominant allele, while the another allele which is not able to express its character, इसके अकॉर्डिंग प्लांट कैसा होना चाहिए था, डॉर्फ, लेकिन प्लांट हुआ कैसा, टॉल, इसके कैरेक्टर यानी नहीं चल पाए, ठीक है। तो द एलील व्हिच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इज नोन एज रिसेसिव एलील, द एलील व्हिच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इज नोन एज रिसेसिव एलील। तो बेटा डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों चीज पता लग गई, जल्दी बोलो, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने तुम्हें बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताया, है ना। मैंने तुम्हें सारी डेफिनेशंस बताई, डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन, कैरेक्टर्स और एलील्स, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। अब नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे किसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को।